दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। यह एस के पांडे बुक का पीडीएफ है जिसको हम पढ़ाते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य इतिहास पढ़ाना नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको बता देना। एस के पांडे में बहुत ऐसे फैक्ट लिखे हुए हैं जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे फैक्ट है जो मोस्ट पे भी यही है। तो उसको हम इस बुक के जरिए आप लोग हाईलाइट करते हैं। आप लोग एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए कैसे आप लोग को स्पष्ट याद हो जाता है। ठीक, एक बार और कहूँगा कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिए, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं 1857 के विद्रोह समेत। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्म स्टन। कौन थे? तो पार्म स्टन। भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन। लेकिन जब विद्रोह प्रारंभ हो गया, विद्रोह प्रारंभ के बाद सेनापति किसको नियुक्त किया गया? कैंपबेल को। ठीक, विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित शीर्षक के तहत हम समझ सकते हैं। स्वरूप कैसा रहा, कारण क्या था, प्रारंभ कैसे हुआ, प्रसार और पतन हुआ, सफलता, महत्व, परिणाम, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्वरूप। तब स्वरूप जो है ब्रिटिश इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार सब और मार्क्सवादी जो इतिहासकार होंगे उन सभी के सोच में परिवर्तन होगा। सब लोग अपने अपने एंगल से इसको रखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखेंगे, जैसे लॉरेंस सीले, माल्सन, ट्रेवलियंस, होम्स आदि विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। ठीक, इसके साथ साथ शहीद अहमद खां जो थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय और शहीद अहमद खां, इन्होंने भी इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह ही कहा। ठीक, सर सैयद अहमद खां जो विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे, ने अपनी पुस्तक एन इजी ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, एन एसे ऑन मतलब एक लेख 1857 के विद्रोह के कारण पर, इस पुस्तक का नाम है। इसमें उन्होंने सैनिक विद्रोह माना है, परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। ठीक, मतलब यह ठीक नहीं है लेखक के अनुसार। कैसे ठीक नहीं है? तो आगे इन्होंने भी स्पष्ट किया है। यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, परंतु अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया था। विभिन्न इतिहासकार इस दृष्टि से देखते हैं, जैसे E.R. रीच ने इसे धर्मांधों और ईसाई के विरुद्ध, मतलब धर्म में अंधभक्त और ईसाई के विरुद्ध विद्रोह बताया। इसके साथ साथ T.R. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के विरुद्ध बीच युद्ध बताया। बर्बर भारतीयों को कहा और सभ्य अंग्रेजों को कहा, T.R. होम्स। इसके साथ साथ आउटरम और W. टेलर, हिंदू मुस्लिम संयंत कहा इसको। ठीक, तो यहाँ पे सब जो आप लोग याद करने लायक हो जाएंगे, तो आउटरम और सिले याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां वाला याद रखिएगा, थोड़ी देर में हम बता देंगे। इसके साथ साथ बेंजामिन डिजायर, मोस्ट भी आई, ये रूढ़िवादी दल के नेता थे जो उस समय विपक्ष में थे। उन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, न कि सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा बेंजामिन डिजरायली, इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह। इसी के साथ साथ अशोक मेहता ने अपने पुस्तक द ग्रेट रेपिलियन में भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। B.D. सावरकर जो 1809 ईस्वी में अपने पुस्तक लिखा था, 1909 ईस्वी में, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिए थे। ठीक, उसके साथ साथ A.S.N. सेन जो थे, उन्होंने 1815 मतलब 1857 नामक पुस्तक लिखी। बस इतना याद रखिएगा। R.C. मजूमदार जो सरकार की तरफ से 1857 के विद्रोह के बारे में लिखने के लिए इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में सरकार से मतभेद होने के कारण वो इससे हट गए और उन्होंने एक अपना किताब लिखा, द सिपाही मिलिट्री एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, मतलब सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, जिसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह न तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, न तो यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्र संग्राम था। याद रखिएगा, यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात इन्होंने लिखा है। ठीक,
चलिए, तो ये बात इन लोगों के नाम याद रखिएगा। बाकी सब बहुत सारे इतिहासकार लिखे हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी अलग है इनसे। आगे हम देखेंगे। तो इन सभी लोगों को एक कर में हम याद करने के लिए आप लोग को कुछ डाटा दे रहे हैं, इसको याद रख सकते हैं। देखिए, ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता लिखे हैं, बताइए किए हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी चौहाकर, 1857 एसेंशन सिपाही मिलिट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मौजूदार लिखे हैं, इसके बारे में कहानी बताइए दी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी टीएम होम्स, रिबेलियन 1857 पीसी जोशी, इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। बाकी सब जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसको आपको अशोक मेहता वाला किताब याद रखिएगा, बीडी चौहाकर वाला याद रखिएगा। इसके साथ साथ आरसी मजूमदार इम्पोर्टेंट रह जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद खां इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टेटमेंट आपको विलियम डिजायरली वाला इम्पोर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां वाला इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, इस स्टेटमेंट में आप लोग बताते हैं, यहाँ से आप याद रखिएगा किसको, एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप लोग लॉरेंस और सिले का नाम याद रखिएगा, बाकी सब लोग को छोड़ दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा, सैनिक विद्रोह कहा, ठीक। सर सैयद अहमद खान ने भी सैनिक विद्रोह कहा, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप E.R. रिच के स्टेटमेंट याद रखिएगा, मेंस में काम करेगा। ये धर्मांधरों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और T.R. होम्स का स्टेटमेंट याद रखिएगा कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। इसके साथ साथ आउटरम और टेलर के द्वारा हिंदू मुस्लिम संघर्ष बोला गया है, वो भी याद रखिए, कभी कभी पूछता है। अब मोस्ट बीबीआई में आ जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली और बीडी चौहाकर। कोई और नाम याद रहे नहीं न रहे कोई बात नहीं, ये दोनों आदमी का नाम याद रखिएगा। और दोनों आदमी का किताब और दोनों आदमी सेम स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आगे हम बढ़ते हैं दोस्त, विद्रोह के कारण में। तब विद्रोह के तत्कालिक कारण तो चरबुला कारतूस था, लेकिन उसके पीछे अन्य कारण थे जो विद्रोह को एकत्रित करने में सहयोग दिए। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया था कि 1803 से जब दिल्ली पर अधिकार हो गया ब्रिटिश का, ठीक, उस समय दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, तब से लेकर मुगलों को मान मर्यादा और उनके पेंशन वेंशन सब कुछ मिलता था। लेकिन बाद में एमस्टर्ड और आकलैंड नामक दो गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने इसमें कटौती करने का बात कहा। नाम ज़्यादा जरूरी इनका है नहीं, हाँ ये जरूरी है कि डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटाने के लिए कहा 1856 में, और ये बोला कि आप लोग कहाँ चले जाइए, हुमायूं के मकबरे में चले जाइए। जो इन लोगों को मुगल को और मुगलों को सपोर्ट करने वाले लोगों को बहुत खराब लगा ये बात, ठीक। इसके साथ साथ राजनीतिक कारण में अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इनको अपस्त करके कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों का समर्थन था, आज्ञाकारी राज कोई भी नहीं था, ऐसे बात बोला गया था। अवध से अधिकांश सैनिक भी थे ब्रिटिश में, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे तो ये बात याद रखिए, कुशासन के आधार पर हड़पा गया था 1856 में अवध को। इसके साथ साथ डलहौजी की जो नीति थी, राज हड़प नीति, जिसमें गोद लेने को निषेध कर दिया गया था, और जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था, जिसके तहत सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया गया था। उसका जयपुर, सबल, बारघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि क्षेत्रों को मिलाया गया। ये सब डेट वाइज कौन में पूछते हैं, जिसको हम गवर्नर जनरल जब पढ़ाएंगे उसमें डलहौजी कार्यकाल में सबको बताएंगे। तो ये सब राज्य थे जिसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय पेशवा थे, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब जो थे उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, जिससे वो भी नाराज थे। कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधि का अंत कर दिया गया, ये ज़्यादा जरूरी है नहीं। ये याद रखिएगा कि नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया गया था। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारी और जंगीदारों की जांच के लिए, मतलब जमींदारी प्रथा की जांच के लिए, जमींदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन के गठन किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके संस्तुति के आधार पर जो लगभग 20,000 जमींदारों की जागीर जब्त कर ली गई थी। ये सब कारण है राजनीतिक। आर्थिक कारण देखते हैं तो आर्थिक कारण में किसानों का शोषण, बार बार अकाल पड़ना, इसके साथ साथ भारतीय उद्योग धंधों का नष्ट होना, हथकरघा उद्योग का नष्ट होना, ये आपको आर्थिक कारण में चले आएंगे।
दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम क्या था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको आपको 1867 ईस्वी में नेशनल आपको लंदन में मीटिंग के दौरान इसका उल्लेख किया था। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1861 ईस्वी में। उसमें ड्रेन थ्योरी नामक सिद्धांत भी दिए थे, आर्थिक सिद्धांत से संबंधित। आगे देखते हैं सामाजिक धार्मिकरण। सामाजिक धार्मिकरण में देखेंगे कि अंग्रेज लोग धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, जैसे सती प्रथा का अंत। इसके साथ साथ 1813 ईस्वी के एक्ट में ईसाई धर्म वाले को, ईसाई मिशनरी को भारत आगमन के लिए अनुमति दे दी गई थी। अंग्रेजी शिक्षा लाना और अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में इनका हस्तक्षेप रहा, जिसके कारण लोगों को ईसाई बनाया जाना। ये कहानी है, आपने पढ़ लीजिएगा इसके पढ़ने में। ईसाई बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था, जो आपको 1857 के विद्रोह का कारण बना। एक कानून आया था 1850 ईस्वी में, लेक्स लोकी कानून, अर्थात धार्मिक आयोगता अधिनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदू रीति रिवाज में परिवर्तन लाया गया। इसमें बोला गया कि कोई अगर हिंदू व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उनका माता पिता की संपत्ति में हक मिलेगा, उससे वंचित नहीं किया जा सकता था। है इसके पहले 1850 के पहले इस कानून के लेक्सी लोकी कानून अर्थात धार्मिक आयोगता अधिनियम के पहले जो धर्म परिवर्तन करते थे उनके माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। इससे भी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। नेक्स्ट आते हैं सैनिकरण। सैनिकरण जब हम देखेंगे तो सैनिकों को असमानता की दृष्टि से देखा जाना, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद न देना, कौमत देना और अन्य सुविधाएं जो थी नहीं देना। इसके साथ साथ बंगाल के अधिकांश सैनिक ब्राह्मण और राजपूत थे, ठीक, जिसके कारण उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, जो बर्दाश्त नहीं कर सके और विद्रोह किए। ठीक, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के पहले भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था। ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे जो है उसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह मतलब इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए मुनरो की सेना की एक बटालियन नवाब की सेना से जाकर मिल गई थी। ठीक, मतलब बक्सर की सेना जो थी, बक्सर कह रहे हैं, हेक्टर मुनरो अर्थात अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें से भारतीय सैनिक जो लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, उसमें से एक टुकड़ी आके मीर कासिम में मिल गई। ठीक है, नवाब की सेना में मिल गई। बाद में इनमें से 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया था। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं तो एलोर का विद्रोह जो है प्रथम धार्मिक विद्रोह इसको माना जाएगा 1800 ईस्वी में। इसमें माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई थी। इसकी जगह एक टोपी लाया जाना प्रारंभ किया गया था जिस पर चमड़े और तुरा और पंख लगा हुआ था। यह तुरा सुअर और गाय के चमड़े से होता था, ऐसे बात कहा गई थी। इसको लेकर टीपू के लड़का जो नजरबंद थे अपने किले में, उन्होंने विद्रोह को भड़काने का काम किया और विद्रोह शुरू हो गया। बाद में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। तो ये बात याद रखिएगा कि प्रथम धार्मिक विद्रोह 1800 ईस्वी में एलोर विद्रोह हुआ था, जिसमें सैनिकों के माथे पर तिलक और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई गई थी, जिसके कारण विद्रोह हुआ था वेलर का विद्रोह 1806 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं 1824 ईस्वी में बैरकपुर में 37वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको समुद्र पार होकर जाना था और समुद्र पार करना भारतीय धर्म हिंदू धर्म के अनुसार उसे धर्म नष्ट करने के बराबर होता है। ठीक, जिसके कारण सिपाहियों ने म्यांमार जाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अनेक सिपाहियों को फांसी दे दी गई और इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ये भी धार्मिक कारण विद्रोह में बने। दूसरा धार्मिक कारण विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखेंगे दुगुना वेतन भत्ते के विरोध में 1854 ईस्वी में फिरोजपुर की 64वीं रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया, याद रखिएगा। तो ये तीसरा विद्रोह हो गया। इसके बाद 1854 ईस्वी में जब डांगर अधिनियम पारित किया गया तो सैनिकों को जो निःशुल्क सुविधा मिलती थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण सैनिक नाराज थे अंग्रेजों से। और 1856 ईस्वी में एक कानून लाया गया सेना भर्ती अधिनियम, जिसके तहत सेनाओं को जहां भेजा जाएगा वहां जाने से वो इनकार नहीं कर सकते थे, अर्थात उनको समुद्र पार भी करना था, जिसके कारण उनका धर्म नष्ट हो जाता। ठीक, इसके साथ साथ अधिकांश अंग्रेज जो थे कृषक परिवार से थे और कृषकों का दयनीय स्थिति थी। अंग्रेज के समय उनका शोषण बहुत अधिक था, जिसके कारण सिपाही अंग्रेजों से नाराज रहते थे। तात्कालिक कारण देखा जाए तो तात्कालिक कारण में आपको दिसंबर 1856 ईस्वी में जो पुरानी लोहे वाली बंदूक जो थी
ब्राउन बैच, उसके स्थान पर न्यू इनफिल्ड राइफल लाया गया। यह राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काट कर करना पड़ता था। ठीक, जिसके कारण ये अफवाह फैल गया कि यह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इस घटना के चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। कालांतर में पूछताछ से यह साबित हो गया कि इसमें सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। विद्रोह का परिणाम कब हुआ? तो सबसे पहले कुछ सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था, लेकिन मेन विद्रोह जब शुरू हुआ तो 29 मार्च 1847 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट, कौन सा रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर बंगाल में पड़ता है, बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और इनसे एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। मतलब विद्रोह का आह्वान किया 29 मार्च 1857 को, मोस्ट में भी 34वीं रेजिमेंट के थे। ठीक, बैरकपुर यानी बंगाल में विद्रोह का आह्वान किया और इन्होंने क्या किया? 2 सैनिक, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, याद रखिएगा, बाग को मार दिए और उसके साथ साथ सर्जेंट ह्यूरोज, इनको भी मार दिए, गोली मार दिए। जिसके बाद इनको 8 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया और इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। आगे देखते हैं, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इनको जेल में कैद करके रख दिया गया। 9 मई 1857 ईस्वी को इनमें से 85 को बर्खास्त कर 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। ठीक, और जेल में बंद कर दिया गया। ये डेट याद, सब डेट वाइज कर याद रखिएगा क्योंकि पूछता है। 24 अप्रैल को ही इनकार किए थे, 9 मई को इनको सजा हुआ 10 वर्ष के लिए, और 10 मई को क्या हुआ? मेरठ के अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को जेल से रिहा करवा लिया। और जेल से रिहा करा के दिल्ली की ओर कूच पड़े। कहाँ पे चले? दिल्ली की ओर। मेरठ में तैनात जनरल हैविडेंट, मतलब उनके पास सिपाही थे, लेकिन उन्होंने रोकने से इनकार कर दिया, नाम की गर्ज नहीं है। आगे देखते हैं, मेरठ के विद्रोही 11 मई, कब? 10 मई को विद्रोह किए, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक, और विद्रोही ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह द्वितीय ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह से विद्रोह शुरू हो गया दिल्ली में। दिल्ली में सभी कामकाज, सैनिक, फौजी और गैर फौजी मामलों का फैसला करने का एक समिति गठन किया गया। मतलब दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ, सम्राट ने इसे स्वीकार किया तो एक समिति का गठन किया जो सभी देखरेख करते। ठीक, और इनका मुख्य जो देखरेख करते थे उस मुगल शहजादे ही थे। और बाद में जब बरेली से बख्त खां आए तो उन्होंने मुख्य सैन्य नेतृत्व संभाला। तो विद्रोह के राजा कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और सैन्य नेतृत्व किए कौन किए थे? तो बख्त खां। ठीक, ये बरेली से संबंध रखते थे। यहाँ की वास्तविक सत्ता सिपाहियों के हाथ में रही, मतलब सिपाही मुख्य करता रहे। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, लेकिन संघर्ष के दौरान निकोलस मारा गया, जॉन निकोलस मारा गया। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या फैक्ट निकलते हैं? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो बहादुर शाह द्वितीय। और सैन्य नेतृत्व बख्त खां। विद्रोह को कौन दबाया? तो हडसन और निकोलस। लेकिन निकोलस क्या हुआ? विद्रोह के दौरान मारा गया। ये भी और एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले विद्रोही स्थलों पर में से किस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा किया था? तो दिल्ली पे। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हडसन जो विद्रोह को दबाए थे, सम्राट के 2 पुत्र को लाल किले के सामने गोली मार दी। नाम क्या था उनका? मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। कोई आवश्यकता इसका नहीं है। इसके साथ साथ उनके एक पोते को भी गोली मार दी गई। और हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हडसन किस अंग्रेज ने बहादुर शाह को गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने किया था। उनके पुत्रों को कौन गोली मारा? तो हडसन ने मारा। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे से, मोस्ट में भी। उन्हें निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनके बारे में कहा गया जाता है कि इनको 2 गज जमीन भी नहीं मिला दफन होने के लिए अपने देश में। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तब बख्त खां लखनऊ चले गए, वहाँ पे विद्रोह के लिए उकसाए।
अब वो तब तक लड़ते रहे जब तक मारे नहीं गए। मिर्जा गालिब जो विद्रोह के समय दिल्ली में ही थे, इन्होंने विद्रोह को देखते हुए मतलब प्रत्यक्षित थे। 1857 के विद्रोह के कौन प्रत्यक्षदर्शी थे, किसने अपने आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। इन्होंने विद्रोह को नेतृत्व देखते हुए लिखा है कि मिर्जा गालिब, यह मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, यहाँ मेरे सामने एक रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बंदा है। बहादुर शाह जफर के पतन में अंग्रेजों की कूटनीति के साथ साथ जफर के एक निकट के रिश्तेदार भी धोखा दिए थे, जिसका नाम क्या था? इलाही बख्त था। इन्होंने धोखा दिया था। नाम ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन कहीं एग्जाम में पूछते तो इसको एक डफली याद रख सकते हैं। विद्रोह का प्रसार, जब 1857 का विद्रोह दिल्ली में हुआ, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार शुरू हो गया। ठीक, इसमें एक क्षेत्र जो था मद्रास, जो विद्रोह से बिल्कुल अछूता रहा। अन्य क्षेत्र भी थे, लेकिन मद्रास क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्षेत्र विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा? मद्रास, याद रखिएगा। लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ। जैसे आपको पता है कि अवध को कुशासन का रूप में हड़प लिया गया था, जिससे लोगों में असंतोष था। इस स्थिति का फायदा उठा के फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला विद्रोह करना चाहते थे, विद्रोह किए भी। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया। ये जो मौलाना अहमद उल्ला है, अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन इनको माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इस संदर्भ में नाना साहब अजमुल्ला लखनऊ चले गए, लेकिन इन्होंने सब लोग विद्रोह का संत रचे थे। आगे क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल की, उन्होंने विद्रोह का संभाल ली और उन्होंने अपने पुत्र मिर्जा कादिर को नवाब घोषित किया। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो बेगम हजरत महल और बिरदिश कादिर, जो अल्पवयस्क थे। 1857 के मध्य में रेजिडेंसी का घेराव, मतलब इन्होंने क्या किया? लखनऊ पर कब्जा कर लिया। सभी क्षेत्र, अवध में शायद कोई जिला था जिस पर कब्जा इन लोगों का नहीं हो, सब जगह कब्जा हो गया। बाद में इस क्षेत्र को मतलब घेर लिया गया और अंग्रेजों द्वारा विजित कर दिया गया। युद्ध क्षेत्र में हजरत में बेगम हाथी पर चढ़कर अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र में प्रोत्साहित करती थी। मार्च 1857 ईस्वी में कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। मतलब 1857 के विद्रोह को लखनऊ में कौन दबाया? तो कैंपबेल दबाया। ये बात याद रखिएगा। हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, याद रखिएगा। लखनऊ के हाथ से निकल जाने पर मौलाना अहमद शाह जो थे गुरली युद्ध शुरू किए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कानपुर में हम आते हैं। तो कानपुर में जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह किया। इनका वास्तविक नाम क्या था? धोधुत पंथ। कानपुर जो क्षेत्र था उस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, मतलब नाना साहब का कब्जा हो गया और नाना साहब को राजा घोषित कर दिया गया। और यहाँ से कुछ अंग्रेजों को बंधक बनाया गया और बंधकों को इलाहाबाद ले जाने के लिए वादा किया गया, जिसमें से उनके एक नेता जो थे हिलर, सर हिलर, उनको सती चौरा के पास उनको मार डाला गया। और बहुत सारे अंग्रेजी महिला अधिकारी थे, उनको भी कुछ देर के बाद सैनिकों के द्वारा मार दिया गया, जिसके कारण नाना साहब की बदनामी हुई। लेकिन कहानी है कि वो ऐसा काम नहीं किए थे, उन्होंने बचाने का ही प्रयास किया था उन लोगों को। बाद में कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया, याद रखिएगा। तो कानपुर के विद्रोह को भी कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया है और लखनऊ के विद्रोह को भी कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नाना साहब जो थे वो राजा थे और सैन्य नेतृत्व जो कर रहे थे वो टट्टा टोपे कर रहे थे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, इनको सिंधिया के सामंत एक जो थे मान सिंह, उन्होंने धोखा देकर अंग्रेजों से पकड़ा दिया, जिनको बाद में ग्वालियर में फांसी दे दी गई 1859 ईस्वी में, झांसी। अब ये भी बोला गया जाता है कि कौन सोते हुए जंगल में पकड़े गए थे? तो सोते हुए जंगल में टट्टा टोपे पकड़े गए थे। ठीक, चलिए यूँ झांसी जो थे विद्रोह का केंद्र था। ये भी यहाँ पे गंगाधर राव के विधवा लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव
को झांसी गद्दी न मिलने के कारण अंग्रेजों से नाराज थी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया गया। बाद में इस क्षेत्र को घेर लिया गया। जब इनके किले को घेर लिया गया तो इन्होंने क्या किया, वहां से निकल के कल्पी पहुंची। यहाँ भी हुराजों की सेना से पराजित हुई। कल्पी से भागकर रानी ग्वालियर पहुंची। सिंधिया अंग्रेजों का समर्थक था, याद रखिएगा। उसकी सेना विद्रोह के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर अंग्रेज सेना स्मिथ को भयभीत होकर पीछे हटना पड़ा, लेकिन हुराजों ने अपनी सेना यहाँ पे भी ला दिया, जिसके बाद दोनों ने, स्मिथ और हुराजों ने मिलकर रानी से लड़ा। रानी युद्ध करते हुए ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुई और उनका समाधि कहाँ पे है, तो ग्वालियर में ही है। इस प्रकार अंग्रेजों का ग्वालियर पर भी अधिकार हो गया और युवराजों ने यहीं इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। जब वीरगति को झांसी की रानी प्राप्त हुई थी तो उन्होंने झांसी रानी को दिखाते हुए बोला है कि यहीं एक पूरे विद्रोहियों में मर्द है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व आपको कुंवर सिंह ने किया था और विद्रोह को दबाने वाले कौन थे, तो विलियम टेलर और बिसेंटार। झांसी में विद्रोह कौन दबाया, तो हीरोज दबाया। बिहार में आपको पटना में पीर अली के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक, और आपको जगदीशपुर में बाबू की वीर कुंवर सिंह के द्वारा। इसके साथ साथ आपको पटना में जो दानापुर कैंट है, मुजफ्फरपुर, वहाँ पे विद्रोह हुए थे। तो उसको डिटेल से हम लोग बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे। भारत है तो भारत के बारे में थोड़ा सा नहीं जानना है। जगदीशपुर पर जब कब्जा हो गया सबसे पहले इनका कुंवर सिंह का, तो अंग्रेज सेना यहाँ पे आए, यहाँ से उनको निकलना पड़ा। घूम घूम के विद्रोह को संगठित करने का प्रयास किए। बाद में फिर बिहार पहुँचे और इनकी युद्ध हुआ, जिसमें कई युद्ध में इन्होंने विजेता भी बने और अंततः इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से। ठीक, और कब इनकी मृत्यु हुई, 26 अप्रैल 1858। कौन विद्रोह को दबाया था, तो विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर और बिसेंटायर, याद रखिएगा। विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी, 80 वर्ष, ये भी बात याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद में उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। ठीक, और आपको एक गुरिल्ला युद्ध करते हुए अंग्रेज से लड़े 3-4 साल तक। बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ पे गोरखपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम देखते हैं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो मौलवी लियाकत अली। कौन, लियाकत अली। और दबाया कौन, जनरल फैजाबाद, वहीं जो लखनऊ में विद्रोह को उकसाए थे, मौलवी अहमद अली। ये आपको जैसे बताए हैं कि अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। फैजाबाद में विद्रोह कौन किया, कैंपबेल, जिसने लखनऊ में किया था वहीं किया है। कानपुर में भी यहीं किया है कैंपबेल। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, खान बहादुर खां। यहाँ पे भी कैंपबेल के द्वारा इसको विद्रोह को दबाया गया है। मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया है, फिरोज शाह। ये सब याद रखिएगा, पूछेगा। असम में कंदपेश्वर और मणिराम दत्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में सुनंद शाही और उज्जवल शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुल्लू में विद्रोह कौन, राजा प्रताप सिंह। ये सब याद रखिएगा लोग। राजस्थान में कोटा में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था और जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह किया था। गोरखपुर में गजेंद्र सिंह ने विद्रोह किया था। ये सब नाम याद रखिएगा लोग। मथुरा में देवी सिंह और कदम सिंह ने विद्रोह किया था। असफलता के कारण क्या थे, देखते हैं। तो विद्रोह का सीमित स्वरूप था। ठीक, पूरा क्षेत्र में नहीं फैला था, पूरा भारत में। पंजाब, बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा, दक्षिण भारत में क्रांति नहीं फैल पाई थी, इसीलिए इसका स्वरूप क्या था, सीमित था। देसी नरोज और सामंतों की गद्दारी, जैसे पंजाब के सिख सरदारों, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सलार जंग, भोपाल की बेगम और नेपाल के एक मंत्री जंग बहादुर, ये सब ने अंग्रेजों की स्वभक्ति दिखाई। ठीक, कैनिंग ने टिप्पणी की थी कि इस जब विद्रोह समाप्त हुआ तो कैनिंग जो गवर्नर जनरल था, उन्होंने टिप्पणी किया कि शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया, अन्यथा इसमें हम एक झोंके में ही बहा दिया होता। मतलब शासक अगर विद्रोह में हम लोग का साथ नहीं देते तो इस
यह जो विद्रोह था हम लोग को एक झोंके में ही बहा दिया था, तंबू उखाड़ देता अंग्रेजों का। चलिए, योग्य नेतृत्व का अभाव भी था विद्रोहियों में, उसके साथ साथ संगठन का अभाव भी था। विद्रोह का डेट फिक्स किया था 13 मई को, लेकिन विद्रोह हो गए 10 मई को। निश्चित उद्देश्य का अभाव भी था इनमें, विद्रोह के बाद क्या होगा इस सब का उद्देश्य अभाव था। सीमित साधन भी थे, विद्रोहियों के पास तलवार थे और भाले थे, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूक था और तोपे थे। आगे हम बढ़ेंगे। जन समर्थन का भी अभाव था। कैसे? तो शिक्षित वर्ग इससे उदासीन रहा पूर्णतः, यहाँ तक कि व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी किए हैं। कृषक वर्ग की उपेक्षा इस विद्रोह में रही। इसके साथ साथ अंग्रेजों को अनुकूल परिस्थितियाँ और कुशल नेतृत्व। इस समय तक आपको क्रीमिया और चीन का युद्ध खत्म हो चुका था। विद्रोही को साथ देने के लिए विदेशी शासक भी कोई नहीं आए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के पास नील आउटरम, लॉरेंस, हैवलॉक, ह्यूरोज, निकोलस कैम्पबेल जैसे सेनापति की सेवाएं प्राप्त हुई, जिससे यह युद्ध इन लोगों को कई युद्धों का अनुभव भी था। विद्रोह के पीछे कोई रचनात्मक विचार नहीं था, कोई स्थिर संगठन नहीं था और न ही कोई कोच था, मतलब वित्त का प्रबंधन करने वाला भी कोई कुछ नहीं था, जिसके कारण विद्रोह खत्म हुआ। विद्रोह का महत्व क्या था? तो विद्रोह भारतीयों में राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, यही महत्व है इसका। विद्रोह के परिणाम क्या निकले? तो 1857 का विद्रोह का तत्कालिक और दूरगामी कारण भी बना। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक, इस विद्रोह का एक अन्य परिणाम था कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपको 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में मिंटो पार्क, सब याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा किया महारानी की तरफ से। उसको पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा गया बताते हैं आप लोगों को। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथों में चलेगी। मतलब अब भारतीय शासन कौन करेगा? ब्रिटेन की रानी करेगी। कंपनी का शासन अब यहाँ से समाप्त होता है। ठीक, अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बनेंगे? कैनिंग बनेंगे। इस घोषणा के द्वारा सरकार भारतीय मामलों में सीधे हस्तक्षेप से मतलब बचना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इस घोषणा से स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज अंग्रेज राज में नहीं मिलाया जाएगा। सरकार ने डलहौजी की हड़प नीति को त्याग दिया और भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया। भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 था पहले, लेकिन अब क्या किया गया? पील आयोग के कमीशन, कौन? पील आयोग, जो सैनिकों के सुधार के लिए बनाया गया था विद्रोह के बाद में, पील आयोग, याद रखिएगा। उसने कहा कि विद्रोही के अनुपात 2:1 किया जाए और 5:1 से अब क्या किया गया? 2:1 कर दिया गया। मतलब 2 गो भारतीय थे 1 गो अंग्रेज। पहले क्या था? 5 गो भारतीय थे 1 गो अंग्रेज। ठीक है। तोपखाना पर अब सैनिक सिपाही रहने लगे। विद्रोह के पहले सेना में बंगाल एवं अवध के सैनिकों की सर्वाधिक संख्या थी, परंतु विद्रोह जब खत्म हुआ तो क्या किया गया? उनके जगह पर निम्न जाति के लोगों की भर्ती की जाने लगी और पंजाब और गोरखाओं की संख्या बढ़ा दी गई। ये बातें याद रखिएगा। ठीक, भारत की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी भारतीय राज सचिव का गठन किया गया, जिनकी सहायता के लिए 15 सदस्य का मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार करती थी और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का मुख्य उत्तरदायित्व अंग्रेजों ने मुसलमान लोगों पर लगाया और अंग्रेजों ने हिंदू लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो सांप्रदायिक भावना को बढ़ाना शुरू कर दिया। यह तब तक चलता रहा जब तक कि 1871 ईस्वी में हंटर ने द मुसलमान पुस्तक लिखा। उसमें बताया कि अंग्रेजों को अगर भारत में अधिक दिन तक राज करना होगा तब आपको मुसलमानों को सपोर्ट करना होगा, मुसलमानों को अंग्रेजों का राजभक्त बनाना होगा। ठीक, तब जाके अंग्रेजों ने पहले 1857 के बाद हिंदू को सपोर्ट करते थे, वो अपनी नीति बदला और अब 1871 के बाद में मुस्लिम लोगों को अंग्रेज लोग सपोर्ट करने लगेंगे। ठीक, इस तरह से 1857 के बाद ही आपको सांप्रदायिकता की बीजारोपण कर दिया गया, जिसका अंत भारत के विभाजन के साथ ही शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपको 1857 से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हम आप लोग को बताए हैं। ठीक, जो एस के पांडे के बुक में या ऑन बुकों में
इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिसको आप लोग को याद करना ही है। कौन सा डेट याद करना है, कौन सा सन याद करना है, ये बताएं हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम शेयर कर दिए हैं, जिसमें देखेंगे दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय वक्त का सैनिक सब बता दिए हैं। निकलसन हडसन, जिसमें निकलसन मारा गया, ये दमनकर्ता के थे। सबसे पहले दिल्ली पे ही अंग्रेजों का क्या हुआ, अधिकार हुआ विद्रोह के बाद में। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादरी उनके पुत्र नवाब घोषित किए गए, ठीक है। एम्बेल के द्वारा विद्रोह दबाया गया, डेट याद मत रखिएगा सबका। झांसी या ग्वालियर का विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे के द्वारा किया गया था, जिसमें हुराजू दबाए। कानपुर में नाना साहब तत्ता टोपे, जिसको कैम्बेल के द्वारा दबाया गया। इलाहाबाद में लिकायत अली, जिसको नील के द्वारा दबाया गया। फैजाबाद में अब्दुल्ला कर्नल नील के द्वारा ही दबाया गया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, विलियम टेलर और बिसेंट आर्य के द्वारा दबाया गया। बरेली बिसेंट आर्य के द्वारा ही दबाया गया। फतेहपुर अजमुल्ला विद्रोह किए थे, जनरल रेनाल्ड के द्वारा दबाया गया था। इसके साथ साथ और भी हम फैक्ट आप लोग को बता दिए, पुस्तक लिखे गए हैं उसके बारे में बताइए दिए हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है उसको सबको बता दिए हैं। याद क्या करना है आप लोग को, तो BD सावरकर वाला बात याद रखिएगा कि अब विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। RC मजूमदार क्या बोले थे, तथाकथित प्रथम स्वतंत्र, मतलब लोग कहते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन इन्होंने कहा क्या कहा, न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था। सर जॉन लारेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। विलियम डेजारी मस्ट बी, और 1857 का विद्रोह क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन, इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह कहा, जिसकी तत्कालीन चरबल करतूत था। होम्स सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह कहा। टेलर और आउटरम अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का शरण था, बताया गया है। रिच के द्वारा ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था। इस तरह से 1857 का संपूर्ण फैक्ट या इंपॉर्टेंट जो भी कहानी था उसको बता दिए। यहाँ से अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। इसके साथ साथ आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।